अजो का अर्थ होता है घर। ये हरि मोटवानी जी ने लिखा है, 1995 में साहित्य अकादमी ने इसको पुरस्कृत किया है। और इस उपन्यास में अजो का एक एक्सटेंडेड मीनिंग भी है शरण। अब वो शरण को आधार बना करके एक उपन्यास लिखता है। बहुत छोटा सा उपन्यास है, मात्र 96 पृष्ठ का उपन्यास है। उसका जो सार है वो आप लोगों के सम्मुख रखूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। सिंधी समाज की पीड़ा का दस्तावेज है अजो। मोहन बड़ौदा में दया भाई पटेल के बीड़ी कारखाने में बीड़ी बनाने का काम करता है। परिवार गरीब हो चुका है। बहन की शादी के लिए पिता के कहने पर सेठ के बेटे मुकुंद भाई से मात्र 2000 रुपए कर्ज मांगने के लिए वो उपक्रम करता है। मुकुंद भाई, मेरी छोटी बहन बड़ी हो गई है। बात बीच में कटती है। मुकुंद भाई ने समझा शायद बहन के लिए नौकरी चाहिए और उसने कह दिया कि ठीक है, कल से कारखाने में लेके आ जाना, उसे भी हम काम दे देंगे। यह जो प्रोटोगोनिस्ट है वो कहता है हम अपना वो प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि हमें बहन के लिए नौकरी नहीं चाहिए। उसने कहा कारखाने में ले आओ, वो जैसे और औरतें भी काम करती हैं वो काम करेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुकुंद भाई, हम अपना वतन जरूर छोड़ आए हैं मगर इज्जत और गैरत नहीं छोड़ी है। यह घटना विभाजन के तुरंत पश्चात के उस देश काल वातावरण रुकेल को ध्यान में रख करके कही गई है। उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में समझिए इसे। मुझे नौकरी नहीं कर्जा चाहिए। इस कथोपकथन के मध्य छोटा सेठ तलखी से भर उठता है और वो कहता है हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे रोजगार और शरण देने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने का ठेका हमने ले रखा है। और तुम लोग तो सिंध से भाग कर आए हो, भगोड़े हो। कल को हमारा रुपया भी लेकर के भाग जाओ तो कौन वापस करेगा हमारी इस रकम को? यहां पर मैं प्रश्न खड़ा करता हूं। यह जो वातावरण है, यह जो भावना बनी है, इस समाज ने भोगी है और लेखक भोगी हुई भावना के आधार पर इसको उद्धृत करता है। दोनों पक्ष मिलेंगे, एक सहज भाव भी मिलेगा, एक कठोर भाव भी मिलेगा। लेकिन साथ साथ में वो जब इस प्रकार के प्रश्न उठाता है तो भगोड़ा जो शब्द है वो उसको कचोटता है, तीर की तरह उसको लगता है उस प्रोटोगोनिस्ट को। इस वक्त मोहन की उम्र 24 साल है और 6 साल का था जब देश का विभाजन हुआ, यानी लगभग 18 साल बाद भी सिंधी समाज के प्रति इस प्रकार की धारणा ने मोहन के मन को चोट पहुंचाई। यह वाक्य उसे तेजाब सा लगा, ताना नहीं था, यह कटार थी और उसके वजूद को टुकड़ा टुकड़ा कर रही थी भगोड़ा। क्या सिंधी स्वयं भाग कर आए? यह बेइंसाफी तो उनकी गोद में अनाहुत डाल दी गई थी। मोहन के मस्तिष्क में ज्वालामुखी फट रहा था। एक ही शब्द जो उसके दिमाग में चढ़ गया था और प्रश्न उठा रहा था कि क्या यह जो टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, यह जो आजादी है, यह जो विभाजन है, उसके कहने पर हुआ है क्या? कहानी आगे बढ़ती है। मोहन को याद आया कि उसके दादा, उसके पिता अपनी मातृभूमि में अपना घर अजो यानी विभाजन के वक्त छोड़कर जाने से उनको रोका था। दादा दादी भारत नहीं आ पाए थे। काश वह भी वहीं रह जाता, आज उसे यह सुनना नहीं पड़ता। भगोड़ा। मोहन ने आखिर अपनी अस्मिता की खातिर नौकरी छोड़ दी और बड़ौदा से मुंबई के निकट कल्याण आ गया। यहाँ पर भी बॉम्बे, कल्याण, उल्लासनगर से पधारे कुछ मित्र बंधु बैठे हैं, वो जरूर इस कहानी को कनेक्ट कर पाएंगे। और कल्याण में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो खाली किए गए वो जो बैरक्स थे, उसमें सिंधी समाज को बोरों के पार्टीशन के साथ रहने के लिए अवसर दिया गया था। एक ही तरफ पति पत्नी है, एक ही तरफ बेटा बहू है और उसी तरफ दूसरी बहन है। बोरों से पार्टीशन हो रखे थे उन बैरक्स में। ये जीवन यापन सिंधी समाज ने किया है। जल्द ही उसे एक अपने दोस्त सुंदरम की मार्फत एक चांदीबाई कॉलेज है जो आज भी है, कैंटीन में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है और नौकरी करते हुए वहां की लाइब्रेरी से सिंध के इतिहास पर वो कुछ पढ़ लेता है। एक दिन कॉलेज के ही विद्यार्थियों में असिंधी भाषी और सिंधी भाषियों के विद्यार्थियों के मध्य एक गुफ्तगू हो जाती है और सिंधी विद्यार्थी को बात बात में यह कहा जाता है अन्य विद्यार्थियों के द्वारा, यदि तुम्हें शरण न देते तो तुम आज खाना बदोश की तरह भटक रहे होते।
ये पुनः उसे ताना मिलता है उस प्रोटोगोनिस्ट को। वो सिंधी विद्यार्थी चूंकि अध्ययन के अभाव में, इतिहास के अभाव में कुछ उत्तर नहीं दे पाता है, तो ये प्रोटोगोनिस्ट मोहन उसको उत्तर देता है और फिर वो प्रश्न उठा देता है। वहां पर वो ललकारते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या भारत का विभाजन हम सिंधियों से पूछकर किया गया था? चंद राजनीतिज्ञों ने आपस में मिल बैठकर द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करके सिंधियों को अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर किया। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि विभाजन के बाद किन दुखों और कष्टों और पीड़ाओं को झेलते, भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए आज हम इस वीरान पड़ी बैरकों में हमें ढकेल दिया गया है, मजबूर कर दिया गया यहाँ रहने के लिए। हम अविभाज्य भारत के हिस्से से आए हैं, किसी दूसरे से या किसी अन्य देश से नहीं। यह जो ताना दिया जा रहा है शरणार्थी का, इसे देना बंद करना चाहिए। यह नॉवेल के उस मूल में इस प्रश्न को उठा दिया जाता है। ऐसे विविध प्रकार के प्रश्नों को वो इस नॉवेल में उठाता है। अपने स्वाभिमान की बात करता है, भारत प्रेम की बात करता है, भारत भक्ति की बात करता है और उपन्यास में ये जरूर इस कथानक में वो प्रस्तुत करता है कि कृपया आप लोग सिंधी को जरा सही नजर से देखना शुरू करिए। एक छोटी सी कविता का एक स्टैंजा पढ़ता हूं और अपनी बात समाप्त करूंगा। ये मोबाइल क्षमा करें, 1 मिनट खाली हो लूंगा। एक कविता है, चूंकि मैंने साहित्य के कुछ अंशों को आप लोगों के सम्मुख रखा, उपन्यास के अंश रखे, कहानी रखी, एक यात्रा संस्मरण रखा और एक छोटी सी कविता है परशुराम जिया की, पोहू माओ। पोहू शब्द है, पौष माह में पैदा हुआ बालक, उसको पोहू कहा गया है। और आप अपनी अपनी भाषाओं में भी सोच सकते हैं कि अगर उस माँ से भी कभी कभी जुड़े हुए नाम हम सबको मिलते हैं। माँ का अर्थ है माँ। पोहू की माँ, जैसे पहले सामान्यतः माताओं के नाम नहीं लिए जाते थे, तो बड़े पुत्र के नाम पर बड़ी पुत्री के नाम पर नाम ले लिया जाता था। तो रवि की माँ, घनश्याम की माँ, श्याम की माँ, नेगी की माँ। तो इस तरीके से एक पोहू कैरेक्टर है, पोहू की माँ। पिटे थी पोहू माँ, कंद भजे शल कांग्रेस जो कयो अथन कुन्याव, पिटे थी पोहू माँ। एक बहुत बड़े स्टेंजा, लगभग 16 स्टेंजा की एक यह कविता है। सिर्फ पहली लाइन पढ़ा और अगर संभव हुआ तो एक और पढ़ दूंगा। पिटे थी पोहू माँ, कंद भजे शल कांग्रेस जो कयो अथन कुन्याव, पिटे थी पोहू माँ। कर्ज करती है, पीटती है, आप लोग को अभिशाप देती है पोहू की माँ। कंधा टूटे उन कांग्रेसियों का जिन्होंने हमारे साथ अन्याय कर दिया है, पीटती है पोहू माँ। लटा नदियते धोए बैठी, अगवानन के लोए बैठी, मुंह के सुजाए सटे थी कपड़ा, तिखो अथस को ताव, पिटे थी पोहू माँ। नदी के किनारे बैठ करके वो कपड़ा धो रही है, अगवानों को कर्ज कर रही है, उन लोगों को गरिया रही है, नेताओं को, और मुंह उसका सूजा हुआ है और तिखो अथस को ताव, तेज है उसके आभा, उसके चेहरे पर गुस्से का, उसकी गुस्से का वो लालपन है, लालिमा है उसकी, और वो इस अन्याय के प्रति वहां पर कहती है धिक्कार हो तुमको, और वो कर्ज करती है, अभिशाप मिले तुमको जो हमें हमारे मुल्क से आजाद कर दिया। ये हमने आपके सम्मुख कुछ उदाहरण, साहित्यिक उदाहरण रखे। इस साहित्यिक उदाहरण के पीछे मनोभावना 2 प्रकार की है। हम एक बार जब भी शोध करें तो सिंध को जरूर उसको समझें, रेखांकित करें। पंजाब के हमारे मित्रों ने खूब भोगा, निश्चित रूप से बंगाल के लोगों ने भी भोगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट, बलूचिस्तान और सिंध के लोगों ने भी देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वो सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आए और इस भारत भूमि में दाना दाना होकर के बसे हैं, भारत प्रेम से भरे हुए हैं। उनका भी स्मरण करने का यह जो सौभाग्य आदरणीय डायरेक्टर साहब ने हम सबको उपलब्ध कराया, उनके प्रति आभार का भाव आप लोगों ने बड़े मनोयोग से सुना। आप लोगों के प्रति भी कृपा का भाव अर्पित करता हूँ।
Thank you very much, sir, for excellent talk. It was indeed very inspiring and illuminating. Thank you very much, sir. Now may I request Honorable Director, sir, Professor Nageshwar Rao ji, to kindly deliver presidential address. Sir, please. Sir, please. प्रणाम। बहुत ही मनोयोग से मैं आदरणीय निर्मल कुमार जी और रवि प्रकाश जी के वक्तव्यों को सुन रहा था और मुझे लगा कि डॉक्टर मनीष कुमार जी ने जो विषय चुना है वो सार्थक है और उसमें काफी तथ्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। मंच पर उपस्थित इस संस्थान के वरिष्ठतम राष्ट्रीय फेलो, राष्ट्रीय अध्येता आदरणीय हरपाल सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर निर्मल कुमार जी, आदरणीय विकास टेकचंदानी जी, मनीष कुमार जी, नेगी जी, हमारे अध्येता, हमारे आमंत्रित अतिथिगण और आप सभी, हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इस विषय पर, जो हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है, भारत विभाजन की त्रासदी और भारतीय भाषाओं का साहित्य, इस विषय पर जो संगोष्ठी आयोजित की गई है आदरणीय मनीष मिश्रा जी के द्वारा, हम सबके लिए लाभकारी है और चर्चा से हमें बेहतर निष्कर्ष भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज यहाँ पर अध्येता और एसोसिएट्स श्रेष्ठतम कार्य करते हैं और यहाँ पर मुक्त चिंतन की परंपरा है। यहाँ पर खुद के कार्य का नियंत्रण नहीं होता, वो रात में बैठ के काम करते हैं, दिन में बैठ के काम करते हैं। हर एक अपने अपने विषयों पर महारत हासिल है और उनके बाद उनके लिखे हुए पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाता है। ये जो सेमिनार है इसकी भी संपूर्ण गतिविधियां एक पुस्तक के रूप में एवं जो प्रस्तुतिकरण है उसको भी प्रकाशित किया जाता है और ये प्रकाशन इस संस्थान के दुर्लभ जो ज्ञान का संग्रह है उस संग्रह की रक्षा करता है। जब मनीष कुमार जी ने इस विषय पर अपना प्रस्ताव रखा तो जो हम लोग की एकेडमिक कमेटी है उसने काफी देर तक इस पर विचार विमर्श किया और अंत में उन्होंने पाया कि शायद यह विषय ज्यादा प्रासंगिक होगा और उसके बाद उनके प्रस्ताव के अन्य बातें जो हम लोग के सामने आई बहुत ही उपयोगी रही। मैं टेकचंदानी जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने उन्हें पिछले सप्ताह ही आमंत्रित किया था और इतने कम समय के बावजूद भी वो तुरंत आए। उनका स्नेह है हमारे प्रति और वह निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, ये दूसरी की बार वह निदेशक बने हैं, पहले भी ये निदेशक रहे और ये निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय में भी रहे, तो इनका बृहद अनुभव है और जिस मार्मिक ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण किया है, चाहे वो कविता हो चाहे वह विभीषिका के बारे में है जानकारियां, वो दोनों ही बहुत ही प्रासंगिक है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों विषयों को मिलाकर के जिस विषय पर यहाँ चिंतन हो रहा है, भारतीय भाषाओं का साहित्य और भारत विभाजन की त्रासदी, कभी इन दोनों को मिलाकर के देखने का प्रयास इसके पूर्व शायद नहीं किया गया है। इसके लिए विशेष रूप से मनीष जी बहुत बधाई के पात्र हैं और जो यहाँ पर वक्ता आए हुए हैं, जो विद्वान आए हुए हैं, अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत करेंगे अगले सत्रों में, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। और हमें आशा है कि जब सत्र समाप्त होंगे तीसरे दिन, जब हम लोगों का कल शायद हमारा समापन सत्र है, तब तक हम लोग के जो भी
प्रस्तुतिकरण होंगे, जो भी व्याख्यान होंगे, उन सब के निष्कर्ष हम सबके लिए बहुत लाभकारी होंगे। और जैसा कि अभी हमने दोनों ही वक्ताओं को सुना, और मैंने जानबूझ के, पहले मुझे कुछ कार्य था, मैंने सोचा मैं प्रारंभ में अपनी बात कह करके अपने दूसरे कार्यों में लग जाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि रुचिकर विषय है और इस पर प्रायः चर्चाएं बहुत कम होती हैं, और उस माहौल में अगर निर्मल कुमार जी और रवि प्रकाश जी को अगर हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञानवर्धन होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हम जरूर यहाँ बैठेंगे। मैं निश्चित रूप से आप सबको से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ उपस्थित हो नहीं पाया। मैं कल रात में करीब 12 बजे वापस आया। मणिपुर में मणिपुरी भाषा का स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा प्रतिदिन 1 घंटे प्रसारण का जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति सेना ने शुरू किया था, उसका उद्घाटन जो राज्य मंत्री उन्होंने किया था, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। और ये भी कि भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का एक कदम था, जिसमें इग्नू लगातार काम कर रहा है। और इग्नू ने, जैसा कि अभी रवि प्रकाश जी ने भी बताया था, कि सिंधी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इग्नू के साथ मिलकर के यह परिषद लगातार कार्य कर रहा है। और अभी हम लोग MA सिंधी भी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें लगातार जो सहयोग है, वित्तीय सहयोग और एकेडमिक सहयोग, दोनों ही प्रकार का सहयोग हमें एक चंदानी से मिल रहा है। चूंकि मैं शायद समय सीमा को लांघ चुका हूँ और आप लोगों का आगे का सत्र भी समयबद्ध बना